नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जेएल प्रजापति, अनुविभागीय कृषि अधिकारी एवं सहायक संचालक कृषि जिला दमोह और आप देख रहे हैं जगत कृषि संदेश। दोस्तों, आज फिर मैं अपनी वही बात दोहराना चाहता हूं कि खेती करो ऐसी कि सभी किसान बंधु करना चाहें आपके जैसी। आज का जो हमारा संदेश है वो ये है कि धान की डीएसआर पद्धति से बोनी कैसे करें। तो किसान बंधुओं, मैं बताना चाहता हूं कि धान दुनिया की आबादी एवं भारत की आबादी के लिए भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हमारे सबसे ज़्यादा जो है दुनिया में भी और भारत में भी सबसे ज़्यादा जो भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है वो धान का ही उपयोग किया जाता है, चावल का ही उपयोग किया जाता है। हमारा भारत देश दुनिया में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा धान का उत्पादक देश है। तो आइए हम समझते हैं कि क्या है धान की डीएसआर पद्धति। तो डीएसआर पद्धति मतलब धान की सीधी बोनी क्या है। तो किसान बंधुओं, धान की बोनी जो है बिना किसी जो है रोपा के, बिना किसी रोपा लगाए, बिना किसी पौध लगाए और बिना किसी खेत के मचाए जो है हम जब सीडल के माध्यम से खेत में सीधे बोनी कर देते हैं तो उसे हम धान की सीधी बुवाई या डीएसआर पद्धति कहते हैं। तो इस पद्धति से क्या लाभ हैं, हम क्यों डीएसआर पद्धति क्यों करना चाहिए, इस आइए समझते हैं इसके बारे में। इसके 3 मूल स्तंभ हैं, 3 मूल जो है इसके लाभ हैं। एक तो इसमें जो है पानी की बचत होती है, दूसरा इसमें जो है श्रम की बचत होती है और तीसरा इसमें जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसके उत्सर्जन में कमी आती है। क्योंकि धान के खेत में जब पानी भरा रहता है तो उनमें जो है ग्रीन हाउस गैसेस जैसे नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। एक कैसे होता है, एक बैक्टीरिया होता है आर्कीबैक्टीरियम बैक्टीरिया। ये जो है जब खेत में पानी भरा रहता है तो जो उसके अंदर जो है जैविक कार्बनिक पदार्थ हैं उनका अपघटन ये जो है अवायवीय तरीके से करता है, जिससे जो है मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। तो यदि हम डीएसआर पद्धति से बोनी करते हैं तो इन मीथेन गैस, इन जो ग्रीन हाउस गैस हैं इनका उत्सर्जन कम होता है, बहुत कम हो जाता है। और वर्तमान में धान के खेत जो होते हैं वो ग्रीन हाउस गैसों के, विशेषकर नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन के उत्सर्जन के सबसे बड़े कृषिगत मतलब मानव जनित स्रोत के रूप में जाना जाता है। सबसे ज़्यादा जो कृषिगत स्रोत है ग्रीन हाउस गैसेस के वो धान के खेत ही हैं, जिनसे सबसे ज़्यादा उत्सर्जन ग्रीन हाउस गैसेस का, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। यदि हम इससे बोनी करते हैं तो पानी की भी बचत होती है, लगभग 50 से 60% पानी की हम बचत कर सकते हैं। और इसमें जो है ग्रीन हाउस गैसें भी काफ़ी हद तक जो है कम की जा सकती है इनका उत्सर्जन। तो इस विधि से जो है कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी ये विधि आसानी से उपयोग की जा सकती है। जहाँ पर 700 mm से 700 mm से अधिक वर्षा होती है वहाँ पर इसमें इस विधि से आसानी से बोनी की जा सकती है। और इसका एक और अन्य लाभ ये भी है कि इसमें नर्सरी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और पौधों को रोपने की लिए आवश्यकता नहीं पड़ती, जिससे श्रम जो है बहुत कम लगता है और इसमें बीज की मात्रा भी बहुत कम लगती है। मैं बता दूं कि इसमें उर्वरक और कीटनाशकों की भी जो है ज़रूरत कम पड़ती है। इसमें उत्पादन लागत में कमी आती है और शुद्ध जो मुनाफा है, जो शुद्ध आय है उसमें वृद्धि हो जाती है। इस विधि से हम जो है अन्य दलहनी फसलों के साथ भी हम अंतर्वर्ती फसल के रूप में या मिश्रित फसल के रूप में धान की बोनी कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो सीड्रिल होता है वो मल्टी क्रॉप सीड्रिल उपयोग में लाया जाता है, जिससे अलग अलग कतार में हम धान की बोनी एवं उसके अंतर जो बीच में जो है हम किसी दलहनी फसलें जैसे मूंग है, उड़द है या सोयाबीन की बोनी भी आप जो है धान के साथ में कर सकते हैं। तो कितनी अच्छी पद्धति है धान की सीधी बुवाई। इसमें जो है जो ये विधि है ये पर्यावरण के लिए अनुकूल भी है। क्योंकि पर्यावरण के अनुकूल इसलिए है कि इसमें जो ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं
वो कम निकलती हैं। जो अन्य विधि है धान की, जैसे पडलिंग विधि है या धान की जो रोपा विधि है, उसमें ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन ज़्यादा होता है, क्योंकि खेत में पानी भरना पड़ता है। तो इस विधि से 30 से 35% तक के जो है ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है इस विधि की। अब आइए समझते हैं हम कि इस विधि में बीज दर क्या रखते हैं। इस विधि में जो है, यदि आप संकर या बासमती किस्में बो रहे हैं, तो आपको सिर्फ जो है 8 किलो प्रति एकड़ की दर से बीज का उपयोग करना पड़ता है। मतलब 20 किलो प्रति हेक्टेयर बीज इसमें आवश्यक होता है। और यदि आप साधारण उन्नत किस्में उपयोग कर रहे हैं, तो उसमें लगभग 35 से 40 किलो बीज की आवश्यकता होती है। लगभग जो है 15 किलो प्रति एकड़ की दर से आप जो है इसमें बोनी कर सकते हैं। और यदि आप किसी अन्य विधि से, मान लीजिए रोपा विधि से यदि आप बोनी कर रहे हैं, तो आपको 60-65 किलो बीज की आवश्यकता होती है। और यदि आप छिटकवा विधि से बोनी कर रहे हैं, तो लगभग जो है 100 किलो बीज की आवश्यकता होती है। तो देखिए, आप समझ रहे होंगे कि इस विधि में कितना कम बीज की आवश्यकता होती है, जिससे हमारी बीज की लागत भी कम आती है। तो ये बहुत इसका बड़ा लाभ है। इसमें जो दूरी है, DSR पद्धति में कतार से कतार की दूरी 9 इंच रखी जाती है लगभग, और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 3 से 4 इंच रखी जाती है। और इसमें जो गहराई है वो जो है लगभग आधा से 1 इंच की गहराई में बोनी की जाती है। तो आइए समझते हैं हम कि कौन कौन सी किस्मों की बोनी हम कर सकते हैं, कौन कौन सी धान की उन्नतशील किस्में हैं, इसके बारे में हम समझते हैं। तो यदि हम साधारण जो है उन्नतशील किस्मों की बात करें, तो JR 206 ये जो है 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है, और इसका उत्पादन 50 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक होता है। यदि हम बात करें IR 64 DRT1, ये भी जो है 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है, और इसका उत्पादन भी लगभग 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होता है। JR 81 ये जो है 120 से 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है, और ये जो है ब्लास्ट के लिए प्रतिरोधी है। धान में एक ब्लास्ट रोग लगता है, उसके लिए प्रतिरोधी है। JR 201 एक किस्म है, यह जो है 100 से 105 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और यदि हम बात करें बासमती किस्मों की, सुगंधित किस्मों की, तो उसमें जो है कम समय में पकने वाली किस्में जो है 120 से 125 दिन में पक जाती हैं। उसमें पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1847, और मध्यम अवधि में पकने वाली किस्में जिसमें जो है 140 दिन में पक जाती हैं, उनमें है पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1718 और पूसा बासमती 1885। ये 140 दिन में लगभग पक के तैयार हो जाती हैं। लंबी अवधि में पकने वाली किस्में जो लगभग 155 से 160 दिन में पक कर तैयार होती हैं, उसमें है पूसा बासमती 1401, पूसा बासमती 1728 और पूसा बासमती 1886। इसमें जो है पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1885 और पूसा बासमती 1886 ये धान की जीवाणु झुलसा रोग जो होता है, बैक्टीरियल ब्लाइट एवं झोंका एवं ब्लास्ट रोग के लिए ये जो है इसमें प्रतिरोधी है। यदि हम संकर किस्मों की बात करें, तो JRH 12 यह जो है 90 दिन में तैयार हो जाती है। JRH 13 यह भी 90 दिन में तैयार हो जाती है। और JRH 15 यह बहुत ही जो है एक्स्ट्रा अर्ली वेराइटी है, यह 85 दिन में पककर तैयार हो जाती है। तो ये संकर किस्में हैं जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के द्वारा विकसित की गई हैं। और अन्य जो है प्राइवेट किस्में भी हैं, जो वायर कंपनी की किस्में मैं बताना चाहता हूं कि अराइज 6129 गोल्ड, ये वायर कंपनी की किस्में। सिंजेंटा कंपनी की कुछ किस्में हैं हाइब्रिड किस्में, जो है NK 5251, और जो है पायोनियर कंपनी की भी किस्में हैं, जिसमें जो प्रमुख किस्में हैं जो है वो 27P37। तो इस प्रकार से आप जो है अपनी किस्मों का चयन कर सकते हैं कि आप उन्नतशील किस्में लगाना चाहते हैं, कि बासमती किस्में लगाना चाहते हैं, या संकर किस्में लगाना चाहते हैं। इनमें जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो संकर किस्मों का होता है। अब हम समझते हैं कि जो है इसमें कितने उर्वरक की आवश्यकता होती है। धान की यदि आपको खेती करना है तो उर्वरक कितना देना चाहिए। इसमें जो है 100 किलो नाइट्रोजन,
60 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटास की आवश्यकता होती है। और अब इसमें किस प्रकार से हम उर्वरक दें, तो बुवाई के समय हमें जो है फास्फोरस और पोटास देना है, और इसका जो नाइट्रोजन है उसका 1/4 भाग हमें नाइट्रोजन का देना है, और शेष बचा हुआ जो नाइट्रोजन है उसको 2 अलग अलग स्टेजों में हम देंगे। 2/4 भाग जो है कल्ले फूटते समय, और फिर उस बचा हुआ 1/4 भाग जो है बाली बनते समय या कि बाली बनने की प्रारंभिक अवस्था में हम नाइट्रोजन को खेत में देते हैं। यदि आपको अच्छे परिणाम चाहिए तो हरी खाद जैसे सनई ढैंचा की खेती करके आप उसकी जो है मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे जो है जो आपके धान का खेत है उसमें 40 से 60 किलो नाइट्रोजन की बचत हो जाती है यदि आप हरी खाद का उपयोग करते हैं तो। और इस धान के लिए जिंक की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग हम 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग कर सकते हैं। यदि आपको जो है और अच्छा पैदावार चाहिए, हम जो है 10 से 12 टन यदि गोबर की खाद का उपयोग करते हैं तो हमारी धान की फसल के लिए सभी प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध हो जाते हैं, और मृदा की जो भौतिक संरचना है वो भी सुधर जाती है। तो हमें धान के खेत में जो है गोबर की खाद का उपयोग भी कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि धान की बुवाई की कौन कौन सी विधियां होती हैं। धान की बुवाई की एक तो होती है छिटकवा विधि, जिसमें साधारण जो है बीज को जो है खेत में जो है छिटक दिया जाता है, उसके बाद जुताई कर दी जाती है। दूसरी विधि होती है लेही विधि, जिसमें जो है खेत जो है मचा करके उसकी पडलिंग करके और उसमें जो है उसके बाद बीज को छिटक दिया जाता है। एक होता है रोपा विधि, इसमें खेत जो है धान की रोपा तैयार की जाती है, पौध तैयार की जाती है। उसके बाद जब पौध जो है 20-25 दिन की हो जाती है तब उसकी रोपाई जो है खेत में कर दी जाती है। एक होती है श्री पद्धति, जिसको SRI पद्धति कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन कहते हैं। ये बहुत ही उन्नत पद्धति है। इसमें जो है 25 बाई 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 25 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी और 25 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी पर जब हम जो है 12 से 14 दिन की पौध की रोपाई खेत में करते हैं, इसमें जो है पौध की जो अवधि है वो 12 से 14 दिन से अधिक अवधि की पौध नहीं होना चाहिए। एक होती है DSR पद्धति, जिसको हम डायरेक्ट सीडेड राइस कहते हैं या धान की सीधी बुवाई विधि कहते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि धान की सीधी बुवाई विधि क्या है, कैसे हम धान की सीधी बुवाई करें। तो सबसे पहले हमें जो है अपने बीज को उपचारित करना है। जो आप बीज उपयोग कर रहे हैं उसको उपचारित करना है। यदि आप अपने घर का बीज उपयोग कर रहे हैं तो आपको बीज को 10% नमक के घोल में डुबो कर रखना है। 10% नमक का घोल कैसे तैयार करेंगे, इसके लिए आप जो है 10 लीटर पानी में 1 किलो नमक का पैकेट आप डाल दीजिए, उसको अच्छी तरह से घोल बना लीजिए। और उसमें जो है 8 से 10 किलो जो धान जो है आप उसमें किसी टब में आप डाल दीजिए और कुछ किसी लकड़ी वगैरह से आप उसको चलाइए। आप देखेंगे कि कुछ ही समय बाद जो है जो पुच्चे दाने हैं, जिसमें जो है अंदर चावल नहीं है, वो दाने आपके जो है पानी के ऊपर जो नमक का घोल है उसके ऊपर तैरने लगते हैं। उनको निकाल करके आप अलग कर दीजिए, और जो नीचे बैठ गए हैं दाने उनको निकाल करके आप हल्की धूप में जो है छांव में आप सुखा लीजिए। उसके बाद आपको बीज उपचार जो है अन्य कवकनाशी, कीटनाशी और कल्चर वगैरह से भी करना है। आपको ध्यान ये रखना है कि बीज उपचार की जो सीक्वेंस है, जो उसका क्रम है, वो ये रखना है कि सबसे पहले आपको कवकनाशी से उपचारित करना है, उसके बाद आपको कीटनाशी से उपचारित करना है, और उसके बाद किसी कल्चर आदि से उपचारित करना है। इसको FIR विधि भी कहते हैं, मतलब फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और फिर राइजोबियम कल्चर वगैरह से उपचारित करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि कवकनाशी से यदि आपको उपचारित करना है तो कार्बेंडाजिम 50 WP, इसको जो व्यापारिक नाम है वो बाविस्टीन के नाम से भी आती है, WP 50 WP, इसकी 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से आप उपचारित कर सकते हैं। यदि आप इसके बाद जो है कीटनाशी से उपचारित करना चाहते हैं तो आप क्लोरोपाइरिफास 20 EC की भी 2 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से आप
बीज को उपचारित कर सकते हैं। इसके पश्चात जो है आप एजेटोबैक्टर कल्चर आता है, एक पीएसबी कल्चर आता है। इन दोनों कल्चरों की जो है 5-5 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज के हिसाब से आपको बीज को उपचारित करना है। ये जो है, जो मैंने कल्चर जो बताए, एजेटोबैक्टर क्या होता है, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को मिट्टी में अवशोषित करता है, जिससे आपको नाइट्रोजन की मात्रा की कम आवश्यकता पड़ती है। और जो पीएसबी कल्चर होता है वो फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया होता है, जो फास्फोरस को घुलनशील रूप में उपलब्ध कराने पौधे को उपलब्ध कराता है। तो ये भी जो है, इसका उपयोग करने से हमारी जो है उपज बढ़ जाती है। और यदि आप जो है डीएपी, परंपरागत डीएपी का उपयोग करते हैं, तो उसके स्थान पर आप नैनो डीएपी का भी उपयोग कर सकते हैं। नैनो डीएपी के उपयोग करने से आपको जो है, एक तो नैनो डीएपी 500 ml की बाटल होती है, तो उसके परिवहन और भंडारण में बड़ी आसानी होती है। आप एक बैग में ही रख करके जो है ले जा सकते हैं, है ना, और बड़ा आसान है उसका जो है उपयोग करना। आप जैसे बीज उपचारित करते हैं, वैसे ही जो है इस नैनो डीएपी से जो है आप बीज को उपचारित कर सकते हैं। 5 ml नैनो डीएपी की 1 किलो बीज के हिसाब से आपको इसमें उपचारित कर देना है। और यदि आपको डीएपी के, नैनो डीएपी के बेहतर परिणाम चाहिए, तो 30 से 35 दिन की जब आपकी फसल हो जाए, तो उसमें आपको जो है एक स्प्रेयर पंप के माध्यम से आपको खड़ी फसल में कर देना है। तो आपको जो परंपरागत दानेदार डीएपी है, उसकी आवश्यकता खेत में डालने की नहीं पड़ती है, और आपका उत्पादन भी अच्छा होता है। और ये पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, क्योंकि नैनो डीएपी जो होता है वो सीधे जो है बीज के संपर्क में आता है और पौधे के संपर्क में आता है। इसमें जो है मिट्टी में भी ये नहीं जाता, तो मिट्टी के लिए भी अच्छा है, जल प्रदूषण भी नहीं होता इससे, और जो है पर्यावरण प्रदूषण भी कम होता है। तो ये जो है किसान बंधु परंपरागत डीएपी के स्थान पर नैनो डीएपी का भी उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें जो है 2 तत्व प्राप्त हो जाते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो अब समझते हैं कि डीएसआर पद्धति से बोनी हम किस तरीके से कर सकते हैं। इसमें जो मशीन उपयोग की जाती है, वो एक विशेष प्रकार की मशीन आती है, जिसको डीएसआर सीड ड्रिल कहते हैं। अब आजकल आधुनिक मशीन जो आ रही है, उसमें एक पीछे स्प्रेयर भी लगा रहता है, जो हमारे खेत में जो है फंजी जो खरपतवार नाशी है, उसके छिड़काव भी साथ साथ होता जाता है। तो इसमें जो है, एक तो आप डीएसआर सीड ड्रिल के माध्यम से बोनी कर सकते हैं, दूसरा जो है आप जीरो टिलेज सीड ड्रिल के माध्यम से भी आप धान की सीधी बुवाई कर सकते हैं, तीसरा जो है आप हैप्पी सीडर के माध्यम से भी आप बोनी कर सकते हैं। हैप्पी सीडर जो है, आप खड़ी फसल में नरवाई, यदि आप ने गेहूं की फसल बोई है, उसकी नरवाई भी यदि आप के खेत में है, तो उसमें जो है हैप्पी सीडर चला देते हैं, तो उसमें बोनी हो जाती है, और जो नरवाई है वो मल्चिंग का काम करती है। और सुपर सीडर के माध्यम से भी आप बोनी कर सकते हैं। सुपर सीडर में आगे रोटावेटर लगा होता है, तो रोटावेटर से जो है मिट्टी की जो वो है नरवाई है, वो मिट्टी में मिलती जाती है, और पीछे से जो है सीडर लगा होता है, जिसमें बोनी होती जाती है। तो बिना किसी जुताई के सीधे जो है बोनी जीरो टिलेज सीड ड्रिल से, हैप्पी सीड ड्रिल से और सुपर सीड ड्रिल से आप कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं हम कि डीएसआर पद्धति से बोनी की विधि क्या है। इसमें जो है 2 विधियां मुख्य रूप से उपयोग की जाती हैं। एक तो होती है तरबतर विधि, और दूसरी होती है सूखे खेत में बुवाई की विधि। तो आइए समझते हैं तरबतर विधि क्या है। तरबतर विधि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि तर मतलब आपको खेत में पहले पानी देना है, उसके बाद खेत में बतर आने देना है, उसके बाद बुवाई करना है। तो सबसे पहले खेत में हम पानी देंगे, उसके बाद जो है बतर आने देंगे। जैसे ही बतर आ जाएगा, जुताई करने लायक हो जाएगा, वैसे ही हम बोनी कर देंगे। तो तरबतर विधि में आपको बोनी करने के तुरंत बाद ही आपको पेंडामिथिलीन एक होती है, प्री इमरजेंस हर्बिसाइड होती है, जिसका उपयोग जो है अंकुरण के पहले किया जाता है। तो यदि हम तरबतर विधि से डीएसआर पद्धति से बोनी करते हैं, तो जो है पेंडामिथिलीन की 1200 से 1500 ml मात्रा 200 लीटर पानी में घोल करके प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बुवाई के बाद एवं अंकुरण से पहले आपको करना है।
यदि आप दूसरी विधि से बोनी कर रहे हैं, सूखे खेत में बुवाई कर रहे हैं, तो सूखे खेत में यदि आप बोनी कर रहे हैं तो खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है और उसके बाद आपको डीएसआर सीड ड्रिल से आपको बोनी करना है और इसके बाद फिर खेत में पानी चलाना है। खेत में पानी चलाने के बाद जो है, जब उसमें आप ऐसा खेत हो जाए कि उसमें आप चल सकते हैं, तो पेंडामिथलिन की जो है 1200 से 1500 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोल करके आपको छिड़काव करना है। इससे जो है 20 से 25 दिन तक आपकी धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण हो जाता है, खरपतवार नहीं उगते हैं। फिर आपको जैसे ही आपको सिंचाई 20 से 25 दिन बाद आपको सिंचाई करना है, यदि बारिश नहीं होती है तो 20 से 25 दिन बाद जब आप सिंचाई करते हैं तो इसमें एक खरपतवार नाशी की आवश्यकता और पड़ती है, क्योंकि सब डीएसआर में सबसे बड़ी समस्या खरपतवारों की होती है। तो एक तो हमें जो है बोनी के तुरंत बाद पेंडामिथलिन का उपयोग करना है। दूसरा, 20 से 25 दिन के बाद जब आपकी फसल 20 से 25 दिन की हो जाए, उसमें आपको नॉमिनी गोल्ड नामक एक खरपतवार नाशी आता है, उसकी 100 ml मात्रा, 100 मिलीलीटर मात्रा 200 लीटर पानी में घोल करके प्रति एकड़ के हिसाब से आपको उपयोग करना है। तो इस पद्धति से यदि आप बोनी करते हैं तो आपकी उपज बहुत अच्छी होती है, आपकी उपज रोपा के बराबर होती है। उसमें उत्पादन लागत लेकिन बहुत कम आ जाती है, इसमें श्रम की भी बचत हो जाती है, पानी की भी बचत हो जाती है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका उत्सर्जन कम होता है। इस विधि से यदि आप बोनी करते हैं तो आपको जो है लगभग 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, यदि सामान्य किस्मों का भी उपयोग करते हैं तो लगभग 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आपकी उपज प्राप्त हो जाती है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें एवं शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।